Types of. There are many types of lasers depending upon the power of lasers and the type of lasing or active material use. अब हम बच्चों सिर्फ टाइप ऑफ लेज़र बता रहे हैं बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से, बाकी डिफरेंट पावर के लेज़र अवेलेबल हैं फ्रॉम मिली वाट टू सेवरल मेगावाट, लेकिन हम जो बताने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव मटेरियल, नंबर 1 सॉलिड लेज़र, नंबर 2 liquid laser, number 3 gas laser. Solid laser in which solid is used as a light amplifying substance, in which solid is used as active medium. Liquid laser in which liquid is used as active medium. Gas laser in which gas or mixture of gases is used as active medium. बहुत सारी solid laser हैं, for example रूबी लेज़र है, गिलास लेज़र है, सेमी कंडक्टर लेज़र है। 3 तरह के सॉलिड लेज़र हैं। रूबी लेज़र होता है बच्चों, गिलास लेज़र होता है, सेमी कंडक्टर लेज़र। रूबी लेज़र में रूबी एज ए लेजिंग मीडियम यूज़ किया जाता है, गिलास लेज़र में गिलास एज ए एक्टिव मीडियम है, सेमी कंडक्टर लेज़र में सेमी कंडक्टिंग मटीरियल एज ए एक्टिव मीडियम यूज़ किया जाता है। लिक्विड लेज़र, मिथेनॉल डाई डिज़ॉल्व्ड, मिथेनॉल डाई डिज़ॉल्व्ड लेज़र, ये लिक्विड लेज़र की एक एग्जांपल है। और भी लिक्विड लेज़र्स हैं। गैस लेज़र में कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेज़र्स हीलियम नियॉन, जो कि हमने बच्चों डिटेल के साथ पढ़ना है कि हीलियम नियॉन लेज़र क्या है, हीलियम नियॉन लेज़र्स किस तरह काम करता है, हीलियम का क्या काम है, नियॉन का इस लेज़र में क्या काम है, इस लेज़र से जो लाइट ऑब्टेन होती है उसका वेव लेंथ या उसका कलर या उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी एनर्जी कितनी होती है, ये हम हीलियम नियॉन लेज़र में पढ़ेंगे। तो लेज़र की टाइप्स पावर के लिहाज से हैं, एक्टिव मटेरियल के लिहाज से हैं, और हम जो लेज़र पढ़ने वाले हैं इट इज़ टाइप ऑफ गैस लेज़र विच इज़ हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र क्या है, किस तरह से हीलियम नियॉन लेज़र वर्क करती है। सो हीलियम नियॉन लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र, जैसा कि बच्चों आपको बता चुके हैं कि लेज़र की डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेजिंग मटेरियल या एक्टिव मटेरियल। बच्चों सॉलिड लेज़र भी आपको बताया होते हैं, लिक्विड लेज़र भी होते हैं और गैस लेज़र भी। अब बच्चे जानते हैं कि हीलियम और नियॉन 2 इनर्ट गैसें हैं, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेज़र है जिसमें मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस इज़ यूज्ड एज एक्टिव मीडियम और लेजिंग मीडियम। इट इज़ most common type of gas laser in which a mixture of helium and neon gases is used for laser action। जैसा कि बच्चों लेज़र एक्शन मीन लेज़र के काम करने का वे क्या है, लेज़र कैसे काम करता है, लेज़र कैसे ऑपरेट करता है, इसको लेज़र एक्शन कहते हैं। और आपको ये भी बता चुके हैं कि लेज़र एक्शन के लिए 2 कंडीशंस का होना ज़रूरी है। नंबर 1 एग्जिस्टेंस ऑफ मेटास्टेबल स्टेट, यानी जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं फॉर द लेज़र एक्शन पर्पस उसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए। दूसरा चीज़ आपको बताया कि लेज़र एक्शन तब होगा जब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगी। और पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम इन हाई एनर्जी स्टेट शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम इन लोअर स्टेट या ग्राउंड स्टेट। तो अगर हाई स्टेट में यानी मेटास्टेबल स्टेट में और किसी लोअर स्टेट के इन बिटवीन पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाए, देन वी कैन ऑब्टेन वेरी इंटेंस मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट नोन एज लेज़र, जो कि इससे पहले वाले टॉपिक में बच्चों डिटेल के साथ हम स्टडी कर चुके हैं। सो हीलियम नियॉन लेज़र इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैस लेज़र इन विच मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस इज यूज्ड फॉर लेज़र एक्शन। अब इसको देखें कि हीलियम नियॉन लेज़र की कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब फिल्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ 85% हीलियम एंड 15% नियॉन। बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसके अंदर हीलियम और नियॉन की 2 गैसों का मिक्सचर होता है। हीलियम की अमाउंट 85% है और नियॉन
की जो कंपोजिशन है या अमाउंट है वो 15% है। बोथ एंड्स ऑफ ट्यूब आर फिटेड विद 2 मिरर्स। ट्यूब के दोनों एंड पे 2 मिरर लगे होते हैं। अब बच्चों पहले ही बता चुके हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी ट्यूब को बोलते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं और हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके गैस में डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसी ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ये वही डिस्चार्ज ट्यूब है जो बच्चों आप केमिस्ट्री में कैथोड रेज की डिस्कवरी में जे थॉमसन ने जो ट्यूब यूज़ की थी उसी ट्यूब को हम डिस्चार्ज ट्यूब का नाम देते हैं। सो एनी एवोकेटेड ट्यूब हैविंग 2 electrodes that is known as discharge tube in which pressure can be maintained to the desired value. So it consists of discharge tube filled with mixture of 85% helium, 15% neon. Both ends of tube are fitted with 2 mirrors, one mirror is totally reflecting and the other mirror is partially reflecting. Partially reflecting का मतलब बच्चों सेमी सिल्वर्ड कह सकते हैं। जो फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है वो कम्प्लीटली सिल्वर्ड होता है, वो फुली सिल्वर्ड होता है, वो टोटली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और जो सेमी सिल्वर्ड मिरर्स होते हैं वो पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर होते हैं, वो टोटल लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने देते, पार्शली लाइट को रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड पे 2 मिरर लगे हुए हैं, एक टोटली रिफ्लेक्टिंग है, दूसरा मिरर पार्शली रिफ्लेक्टिंग है। अब किस पर्पस के लिए ये पार्शली रिफ्लेक्टिंग है? टू अलाउ द लेज़र बीम टू एस्केप, ताकि उसमें से लेज़र बीम एस्केप कर सके। अब ये चीज़ बच्चों आपको मैं डायाग्राम के अंदर दिखाने वाला हूँ, यानी आपको लेज़र की कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। और किस लेज़र की? हीलियम नियान है, जिसमें हीलियम नियान की 2 गैसें का मिक्सचर है, 85% हीलियम है। बाज़ बुक्स में बच्चों 80% हीलियम और 20% नियान भी लिखा होता है। जो इंटरनेशनल बुक्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ कंपोजिशंस बयान की गई, लेकिन ये ज़हन में रखें कि दिस हीलियम हैज़ मस्ट ग्रेटर पार्ट दैन द नियान एटम। अब वाई दिस मस्ट बी ग्रेटर, ये हम आगे जाकर जब लेज़र एक्शन देखेंगे कि हीलियम नियान लेज़र एक्शन कैसे होता है तो वहाँ पर आपको बताएंगे। बहरहाल आपकी बुक में 85% हीलियम एंड 15% नियान गैस की कंपोजिशन दी गई है। मैं इसका आपको स्केच दिखा दूँ। हीलियम नियान लेज़र, सपोज करें बच्चों ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर दिस इज़ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग 2 electrodes across which external potential difference is applied. This is partially reflecting mirror, this is fully reflecting mirror. This tube is also named as resonance cavity. हम लेज़र में जिस ट्यूब में लेज़र एक्शन होता है उस ट्यूब को या जिस एनक्लोजर के अंदर आपका लेज़र एक्शन हो रहा है, एक्टिव मीडियम मौजूद है, उस ट्यूब को रेजोनेंस कैविटी या कैविटी रेजोनेटर बच्चों बोलते हैं। तो ये आपके लेज़र का कैविटी रेजोनेटर है विच इज़ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग 2 electrodes. The ends of tubes are closed with 2 mirrors and one mirror is partially reflecting and one other mirror is totally reflecting. Now here the green circles for helium and these red dots are for neon. Helium is, I told you, 85% and neon is 15%. तो आप बच्चों देख रहे हैं ज़्यादा मैंने ग्रीन कलर के सर्कल्स दिखाए हैं। इट मीन्स कि इसमें ज़्यादा हीलियम गैस के मतलब एटम मौजूद हैं और कम नियान के एटम जो हैं वो इस कैविटी रेजोनेटर के अंदर मौजूद हैं। जिस वक्त लेज़र एक्शन होगा, जब लेज़र एमिट होगी, कौन सा एटम लेज़र एक्शन करेगा, कौन सा एटम लेज़र एक्शन करवाएगा, ये इसकी वर्किंग में बच्चों पढ़ेंगे। जब लेज़र एक्शन होगा तो इसके अंदर फोटान एमिट होंगे और स्टिमुलेशन के प्रोसेस से फोटान एमिट होंगे। ये फोटान इस पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर से एस्केप करेंगे और हमें लेज़र बीम ऑब्टेन होगा। कितने वेवलेंथ का होगा, कितनी एनर्जी का होगा, किस कलर का होगा, ये हम इसकी वर्किंग में पढ़ेंगे। सो हेयर हीलियम इज़ पंपिंग मीडियम
जो हीलियम गैस है बच्चों, इट बिहेव एज पंपिंग मीडियम. नियॉन इज एक्टिव और लेजिंग मीडियम. जो पंपिंग मीडियम है वो हीलियम है विच इज़ 85%. जो एक्टिव या लेज़र लाइट जिन एटमों से निकलनी है वो नियॉन के एटम हैं, जो 15% हैं, जिनको हम एक्टिव या लेजिंग मीडियम का बच्चों वो नाम हम दे रहे हैं. अब इन दोनों एटमों की एनर्जी स्टेट्स डायाग्राम में मैंने दिखा दी. दीज आर द एनर्जी स्टेट्स ऑफ हीलियम. दिस इज़ द एनर्जी स्टेट E3 ऑफ द हीलियम which is at 20.61 electron volt above ground state. इस स्टेट की एनर्जी ग्राउंड स्टेट से हीलियम के एटम के इस स्टेट की एनर्जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा है. और ये जो स्टेट है हीलियम की, दैट इज़ मेटास्टेबल स्टेट. और बच्चों आपको बताया कि मेटास्टेबल स्टेट मीन जिसका लाइफ टाइम मच लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट. नाउ हियर द एनर्जी स्टेट्स ऑफ नियॉन. This is state E2. This is the ground state of the neon atom. This is the first excited state. This is the second excited state of the neon atom. This state is at 20.66 electron volt relative to the ground state of neon atom. It is also metastable state. तो मैंने बच्चों हीलियम और नियॉन की एनर्जी स्टेट डायग्राम में दिखा दी हैं. एनर्जी स्टेट्स ऑफ हीलियम एंड नियॉन आर shown in the diagram. It is come to know helium and neon have nearly identical metastable states at 20.6 electron volt and 20.66 electron volt respectively. In this system, these green circles are helium atom and the energy state of helium is here. This is the metastable state of helium atom which is at 20.61 electron volt relative to the ground state of helium atom, and the energy state of neon are here. This is the metastable state of the neon atom which is labeled as E2 and it is at 20.66 electron volt relative to the ground state of the neon. So metastable state of helium is 20.61 electron volt which is here, and metastable state of neon is 20.66 electron volt. It means these two atoms has nearly identical metastable states. Now how the laser light is obtained? Let us watch in the laser action which take place here inside the cavity resonator, inside this discharge tube. Operation. The helium atoms are excited to metastable state E3 at 20.61 electron volt by passing electric discharge by applying potential difference between the electrodes. Helium atoms are excited to metastable states E3. जो हीलियम के एटम नॉर्मली थर्मल इक्विलिब्रियम में अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल पॉपुलेशन में थे, ज़्यादा एटम इस स्टेट में थे, उन एटमों को हमने इधर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, गैस में से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, और ये जो हीलियम के एटम विच आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन सर्कल आर एक्साइटेड टू मेटास्टेबल स्टेट E3. जी बच्चों, किसी भी एटम का एक्साइटेड स्टेट में जाना या हायर एनर्जी स्टेट में जाना, डायाग्राम में तो हम ये दिखा रहे हैं कि एटम ग्राउंड स्टेट में था और एक्साइटेड स्टेट में आ गया. अब ये जो हम दिखाते हैं एटम इधर से इधर आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिजिकली ये एटम को छलांग लगा के इधर आ जाएगा. तो अगर ये इधर आ जाएगा तो मुझे बताएं, ये एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो क्या इधर ट्यूब से बाहर निकल जाएगा? भाई एक्साइटेड स्टेट में बच्चों जानने का मतलब ये है कि एटम रहेगा इधर ही, ये एटम इधर ही रहेगा, इसकी एनर्जी स्टेट चेंज हो जाएगी. जब इसको एनर्जी मिलेगी इस एटम को, तो इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे और हम बोलेंगे कि एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया. तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब फिजिकली एटम का जंप लगाकर अपनी लोकेशन ही चेंज करना. जो एटम है रहेगा, वो अपनी किसी पोजीशन पे ही इसी ट्यूब के अंदर ही रहेंगे, मूव भी कर रहे होंगे रैंडमली,
लेकिन उनका मतलब ये नहीं होगा कि ये तब ही हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा जब इधर से इधर जाएगा या ये वाला कहीं ऊपर जाएगा। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। इस एक्सिस पे ये जो पैमाना लगा हुआ है ये एनर्जी ऑफ दीज एटम्स को शो कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसमें से गुजारेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो हीलियम के एटम एक्साइट होंगे और एक्साइट होकर मेटास्टेबल स्टेट, जिसको हमने E3 से लेबल किया हुआ है, वो इसमें चले जाएंगे। सो हीलियम एटम विल बी शिफ्टेड हेयर। अब नो, दीज हीलियम एटम्स आर सराउंडिंग द नियॉन एटम्स। ये हीलियम के एटम इन नियॉन एटम्स के साथ कुलयन करेंगे और जो अपनी एक्साइटेशन एनर्जी है वो इन नियॉन के एटम को ट्रांसफ़र करेंगे अलॉन्ग विद लिटिल पार्ट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी विच इज़ अबाउट 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन एटमों की एनर्जी रिलेटिव टू ग्राउंड हाउ मच इज़ हायर? इट इज़ 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट दे आर हेयर some kinetic energies, and these kinetic energy mean that these atom has little greater energy than this value. So when these atom collide with the neon, अब ये नहीं कि बच्चे कि इधर से कोलाइड करने को नीचे आएगा, भाई ये नियॉन एटम भी तो इधर इन्हीं के अंदर ही मौजूद है। फ़र्क क्या है? इस नियॉन के एटम की एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और जब ये एटम इसके साथ कोलाइड करेगा इस नियॉन के एटम के साथ, तो ये अपनी एक्साइटेशन एनर्जी अलॉन्ग विद लेटर पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन नियॉन एटमों को क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा। तो ये जो नियॉन एटम थे ये भी ग्राउंड स्टेट से माइग्रेट होकर मेटास्टेबल स्टेट में चले जाएंगे विच इज़ E2 एंड एट एनर्जी वैल्यू 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलेटिव टू द ग्राउंड। सो हियर आर द नियॉन एटम्स। नाउ दिस इज द metastable state. Large number of atoms are here, very few atoms might be here. It means population inversion will achieve between energy state E2 which is metastable state and ordinary excited state which is E1, and this ordinary excited state has value 18.7 electron volt relative to the ground state. It means difference between these two level is the difference of this and this, the difference of 20.6 electron volt and 18.7 electron volt, and this difference is approximately 1.96 electron volt. Now let us understand here the excited atoms of helium collide with neon atoms to excite them. The excited atom of helium collide with neon atoms. The excitation energy of helium atom 20.61 electron volt along with some kinetic energy which is 0.051, which is 0.05 electron volt, is transferred to the neon atoms to excite them to metastable state E2 which is at 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने बच्चे बताया तो एक्साइटेड एटम है हीलियम के कोलाइड करते हैं नियॉन के साथ, इन रेड वाले एटमों के साथ। द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, इन हीलियम एटमों की जो एक्साइटेशन एनर्जी है साथ कुछ इनकी काइनेटिक एनर्जी उन नियॉन के एटमों को जब मिलती है तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर मेटास्टेबल स्टेट E2 में चले जाते हैं which is metastable state and its numerical value is 20.66 electron volt. In this way the energy state E2 of neon is highly populated relative to energy state E1. In this way the energy state जो कि 20.66 electron volt is highly populated with respect to energy state E1 which is 18.7 electron volt. It means population inversion is achieved between E2 and E1 of। मैंने बताया कि बच्चे जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज गुजरते हैं हीलियम एटम एक्साइट होते हैं और ग्राउंड स्टेट से एनर्जी स्टेट जो मेटास्टेबल स्टेट है विच इज़ एट 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें चले जाते हैं।
वो नियान के एटमों के साथ कुलयन करते हैं और अपनी जो एक्साइटेशन एनर्जी है अलॉन्ग विद द लिटिल पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी नियान के एटमों को देते हैं और नियान एटम पंप होकर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट E2 में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि जो पंपिंग हुई है नियान के एटमों की वो हीलियम ने की है। हमने कहा था बच्चों कि इस ट्यूब में जो मिक्सचर है हीलियम का और नियान का, हीलियम का काम पंपिंग है। पंपिंग का मतलब क्या है? नियान के एटमों को मेटास्टेबल स्टेट E तक ले जाना। ये जो हम पंपिंग कर रहे हैं एक्चुअली तौर पर एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, जिससे हीलियम एटम एक्साइट हुए और हीलियम एटमों ने वो एक्साइटेशन एनर्जी अलॉन्ग विद सम काइनेटिक एनर्जी नियान को दी और नियान के एटम एक्साइट होकर एनर्जी स्टेट E2 में चले गए जो मेटास्टेबल स्टेट और जिसका लाइफ टाइम बच्चों बताया है कि 10⁻³ सेकंड के इक्वल है। नाउ दिस स्टेट इज हाईली पॉपुलेटेड। नियान एटम इस स्टेट में ज़्यादा हैं, इस स्टेट में कम है। इट मीन्स कि अब हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गई है बिटवीन द एनर्जी स्टेट 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द नियान एटम्स। अब लेज़र एक्शन कैसे स्टार्ट होगा? अ नियान एटम spontaneously emits a photon of energy E2 minus E1 which is 20.66 electron volt minus 18.7 electron volt, and this becomes equal to 1.96 electron volt. A neon atom spontaneously emits a photon of energy. This photon resonates the neon atoms to give rise to stimulation process, thus a very intense monochromatic coherent and sharply focused beam of red color of wavelength 632.8 nanometer. This photon resonates the neon atoms to give rise to stimulation process. Thus, a very intense monochromatic coherent sharply focused beam of red color of wavelength 632.8 nanometer laser is obtained. मैंने बच्चों बताया कि जब इधर से एक एटम इधर से स्पॉन्टेनियसली डीके करेगा, स्पॉन्टेनियसली डी एक्साइट करेगा, एमिशन करेगा एक फोटॉन जिसकी एनर्जी होगी 1.96 इलेक्ट्रॉन। अब ये फोटॉन चूँकि इस रेजोनेंस कैविटी के अंदर मौजूद है तो ये वाला फोटॉन जहाँ से जिस नियान एटम के पास से गुजरेगा उसको रेजोनेट करता जाएगा और फिर लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन लार्ज नंबर ऑफ एटम को रेजोनेट करेंगे। हमारे पास जितने फोटॉन एमिट होंगे इस प्रोसेस से इस रेजोनेटर के अंदर इन तमाम की एनर्जी, इसकी एनर्जी भी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी भी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस फोटॉन की भी एनर्जी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इट मीन जितने फोटॉन इस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर से निकलेंगे उन तमाम का कलर, उन तमाम की फ्रीक्वेंसी, उन तमाम की एनर्जी सेम होगी। और अगर हम इस एनर्जी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करें तो इट इज़ 632.8 नैनोमीटर विच इज़ रेड कलर लेज़र लाइट. So this is the mechanism by which laser light can be obtained from helium neon laser. Once again, I want to recall this. Helium neon laser is the most common type of gas laser in which mixture of helium and neon gas is used. Construction बताई है कि दो गैसें होती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में इनक्लोज करते हैं. हीलियम 85% होता है, नियॉन 15% होता है. डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड्स पे दो मिरर लगे होते हैं. एक तरफ मिरर फुली रिफ्लेक्टिंग होता है ताकि बीम उस तरफ से एस्केप ना करे. बीम एक तरफ से एस्केप करे, उधर जो फोटॉन जाएगा वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा रेजोनेटर के अंदर आएगा. अब ये फुली ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? अगर इस मिरर को इस गिलास को या इस एंड को फुली ट्रांसपेरेंट कर दें तो ऑल द फोटॉन में एस्केप आउट ऑफ द कैविटी. इट मीन प्रोसेस विद इन द कैविटी शट डाउन हो जाएगा बिफोर द नेक्स्ट pumping process take place inside the cavity. Therefore this mirror is always partially reflecting. तो इसको partially reflecting का हमें क्या फ़ायदा है कि हर वक्त अंदर कुछ न कुछ फोटॉन मौजूद रहेंगे जो इधर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएंगे
इट मीन्स कि प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहेगा, मीन स्टिमुलेशन का प्रोसेस जारी रहेगा और हमें इसमें से बीम ऑफ लेज़र लाइट ऑब्टेन होता रहेगा। अब मैकेनिज्म बताया है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हीलियम के एटमों को एक्साइट किया, हीलियम के एटमों ने नियान के एटमों को एक्साइट किया और नियान के एटम जिस स्टेट में गए उसकी एनर्जी की वैल्यू 20.66 है। उससे लोअर एक स्टेट है जो ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट है नियान के अंदर, वो 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है। अब बच्चों ज़रा एक बात अंडरस्टैंड कर लें, अब इसके अंदर ये जो नियान एटम है जब E2 से डी एक्साइट करके E1 में आएगा, रेड कलर की लेज़र लाइट एमिट करेगा, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिर E1 से ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, ये E1 से ग्राउंड स्टेट के अंदर भी वेरी रेडिली आएगा, क्योंकि इसका तो लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकंड है। लेकिन इसके इधर आने से जो फोटॉन एमिट होगा उसकी एनर्जी तो 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और 18.7 जो है वो विजिबल रेंज से बियॉन्ड है, वो तो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कुछ और वेवलेंथ भी एक्सपेक्टेडली इसमें से आ रहे होंगे, लेकिन हम विजिबल रीजन का लेज़र ले रहे हैं, हम लाइट एम्प्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि लाइट एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि हमारे लेज़र का पर्पस जो हम टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं वो विजिबल लाइट की एम्प्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन मीन लाइट विजिबल लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो हमारे जो पर्पस के फोटॉन होंगे वो वाले होंगे जो एटमों की स्टिमुलेशन E2 से E1 में होने की वजह से निकलेंगे, जिनकी एनर्जी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जिनका कलर रेड कलर होगा, और हमारी लेज़र लाइट हाईली मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट शार्पली फोकस्ड लाइट ऑब्टेन होगी, विच इज़ नोन एज द लेज़र लाइट। दिस इज़ द मैकेनिज्म बाई विच laser light can be obtained from mixture of helium, neon gases. Dear students, at the end few uses and application of laser are enlisted here. Want to discuss one by one. Laser beam are used, number one, surgical tool for welding detached retinas. के जो हमारी आँख है जब इसकी ट्रीटमेंट की जाती है, रेटिनास की ट्रीटमेंट की जाती है, तो लेज़र को एज ए सर्जिकल टूल यूज़ किया जाता है। और बच्चों इस पर्पज़ के लिए हीलियम नियॉन लेज़र इज़ वेरी यूज़फुल। नंबर टू, डिस्ट्रॉय टिश्यू इन लोकलाइज्ड एरिया। अब बच्चों टिश्यूज़ क्या हैं? अब पैकेज ऑफ सेल्स को बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स को बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में अगर कहीं पे टिश्यू बिल्ड होते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय अगर हमने करना है किसी लोकलाइज्ड किसी मखसूस जगह पे विदाउट एनी सर्जरी, लेज़र बीम कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय टिश्यू इन द लोकलाइज्ड एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट यूज इन द बायोलॉजीज, डिस्ट्रॉय ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस बच्चों जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हमारे बॉडी का जो यूनिट है जिसको सेल कहते हैं उसके सब पार्ट्स को बोलते हैं। एक सेल के अंदर जो स्मॉल पार्ट्स हैं सेल के, जो पूरे सेल का फंक्शन कर रहे होते हैं, उनको ऑर्गेनेलिस कहते हैं। सो डिस्ट्रॉय ऑर्गेनेलिस। और किस पर्पज़ के लिए ऑर्गेनेलिस को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये रिसर्च के लिए हम लेज़र का यूज़ बता रहे हैं कि किसी भी सेल के अंदर किसी भी एक पार्ट को डिस्ट्रॉय करके चेक किया जाता है कि सेल की परफॉर्मेंस पे, सेल के बिहेवियर पे क्या फ़र्क पड़ता है। सो लेज़र बीम आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय ऑर्गेनेली टू स्टडी हाउ एब्सेंस ऑफ दैट ऑर्गेनेली अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ सेल। नेक्स्ट नंबर 4, डिस्ट्रॉय कैंसरस एंड प्री कैंसरस सेल्स। हमारे बॉडी में अगर कोई कैंसरस सेल है, कोई कैंसर क्रिएट हो गया हुआ है और उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है ताकि डिजीज़ फर्दर स्प्रेड ना करे, तो लेज़र बीम यूज़ करके हम कैंसरस सेल को और जो कैंसर का सबब आगे बन सकते हैं इन फ्यूचर, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लेज़र बीम को यूज़ करते हैं। 5वें नंबर पे आपको बताया कि लेज़र वेरी इंटेंस बीम है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है उसमें, क्योंकि तमाम फोटॉन यूनी डायरेक्शनल हैं, इंटेंस हैं, मोनोक्रोमेटिक हैं, और आपको ये भी बच्चों बताया है कि बहुत हाई एनर्जी वाले लेज़र भी होते हैं। हमने हीलियम नियॉन लेज़र पढ़ा है, उससे निकलने वाली जो लाइट है उसकी तो
एनर्जी आपको बताइए 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन लेज़र से हीट प्रोड्यूस हो सकती है। अब वो हीट किस लिए यूज़ हो सकती है? सील ऑफ लैम्फ वेसल्स। अब ये लैम्फ वेसल्स क्या हैं? ये भी बायो के स्टूडेंट बड़ा अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरह इंसान के बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेन्स हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेट करता है, इसी तरह का एक और सिस्टम है दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। उसकी भी वेसल्स होती हैं और उन वेसल्स के अंदर लैम्फ एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड का नाम है और वाइट सेल जो हैं वो सर्कुलेट करते हैं। जिस तरह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन आर्गन है बच्चों वो हार्ट है। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, इसके भी मुख्तलिफ आर्गन्स हैं। मसलन इधर हमारी नेक का जो जॉइंट है वहाँ पर थैमस होता है, तिल्ली है, टॉन्सिल्स होते हैं, अपेंडिक्स है, मुख्तलिफ गदूदें हैं। अब ये हमारा ओवरऑल एक लिम्फेटिक सिस्टम है जो इंसान के बॉडी के अंदर मौजूद है और जो वेसल्स हैं उनके अंदर लैम्फ और वाइट सेल्स वो सर्कुलेट करते हैं। तो जो लैम्फ वेसल्स हैं उनको सील ऑफ लेज़र बीम से किया जाता है, लेज़र की हीट से किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि कोई डिज़ीज़ है तो वो स्प्रेड ना करे। अब इसका मज़ीद डिटेल्स क्या है बच्चों? फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफ़ी है कि लेज़र बीम इज़ यूज्ड टू सील ऑफ द लैम्फ वेसल्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। नेक्स्ट, ड्रिलिंग टाइनी होल्स इन हार्डेस्ट मटेरियल। अब कोई हार्ड मटेरियल है उसके अंदर होल हम प्रिसाइजली नहीं कर सकते। सपोज़ डायमंड है तो डायमंड में अगर हमने होल करना है तो अब डायमंड में होल हम किसी मेख और थोड़ी से थोड़ा करेंगे, किसी ड्रिल मशीन से थोड़ा करेंगे। हमें तो वेरी फाइन नैरो बीम चाहिए उसके अंदर होल प्रोड्यूस करने के लिए। तो ड्रिलिंग टाइनी होल्स इन हार्डेस्ट मटेरियल ये भी लेज़र से ही किए जाते हैं। इंड्यूसिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शन विच वी विल डिस्कस इन द लास्ट यूनिट ऑफ दिस बुक, न्यूक्लियर फिशन एंड देन न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब बच्चों क्या है कि जब लाइटर न्यूक्लियाई आपस में मर्ज होते हैं टू फॉर्म बिगर न्यूक्लियस, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। अब दो न्यूक्लियाइयों का आपस में मर्ज करना या मर्ज कराना बच्चों इतना आसान नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वो मेन सोर्स कौन सा है? वो है लेज़र है। तो लेज़र यूज़ किया जाता है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन इंड्यूस करने के लिए। अब न्यूक्लियर फ्यूजन कई तरह का होता है, कई तरह से इंड्यूस कर सकते हैं। मैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन बोल रहा हूँ। थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है कि लाइटर न्यूक्लियाई को इतना हीट करें, वो इतनी थर्मल एनर्जी गेन करें कि आपस में कोलाइड हों और मर्ज हो जाएं। इट इज़ नॉट टू ईजी। किसी भी न्यूक्लियन को न्यूक्लियस में से निकालना या किसी एक न्यूक्लियस के अंदर दूसरे न्यूक्लियस को मर्ज करना, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। बट न्यूक्लियर फ्यूजन लेबॉर्ट्री में इंड्यूस्ड किया गया है विद द हेल्प ऑफ द लेज़र। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ कर आए हैं। उसमें ट्रांसमीटर होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं और फिर रिसीवर होता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें ऑप्टिकल सिग्नल ट्रैवल करता है और वो ऑप्टिकल सिग्नल अगर हमें एनर्जेटिक चाहिए तो लेज़र से प्रोड्यूस किया जाता है। सो लेज़र इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। 3D इमेज इज फॉर्म्ड इन स्पेस नेम्ड एज होलोग्राम या होलोग्राफी। इसमें भी लेज़र यूज़ की जाती है। तो 3D इमेज इन स्पेस विच इज़ होलोग्राम दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लेज़र बीम। एट द एंड डेवलपिंग हिडन फिंगरप्रिंट्स। तो ये मुख्तलिफ क्राइम्स जब सेव किया जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स को रिवील किया जाता है तो लेज़र बीम यूज़ किया जाता है फिंगरप्रिंट्स को डेवलप करने के लिए। सो दीज आर द फ्यू यूजेस या एप्लीकेशन ऑफ लेज़र इन आवर एवरीडे लाइफ। सो दीज आर द एडवांस एप्लीकेशंस जो कि हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर इनकलाब ला चुकी हैं। इन एप्लीकेशन को बच्चों अंडरस्टैंड करना है। ये तो फिर कह रहा हूँ, आँख की सर्जरी के लिए लेज़र बीम एज ए टूल यूज़ होता है।
लोकलाइज एरिया में टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है। ऑर्गेनेलीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि सेल में ऑर्गेनेली की एब्सेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है उसका पता चले। कैंसरस प्री कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो लेज़र से हीट प्रोड्यूस होती है उससे लैम्प वेसल्स को सील ऑफ करते हैं ताकि डिजीज़ फर्दर स्प्रेड ना करे। टाइनी होल ड्रिल करने हो हार्ड मटेरियल में तो लेज़र से करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इंड्यूस इससे करते हैं। ऑप्टिकल सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है 3D इमेजिंग एंड डेवलपिंग fingerprints. Developing hidden fingerprints are produced by the laser beam. Thank you.